कहती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इलाहाबाद के इसी स्वराज भवन में हुआ था इंदिरा का जन्म। बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू के घर पोती आई थी। दादाजी ने नाम दिया इंदिरा। जब पिता जवाहरलाल नेहरू ने बेटी का प्यारा मुखड़ा देखा तो उसका नाम प्रियदर्शनी रख दिया। पूरा नाम हो गया इंदिरा प्रियदर्शनी। वो जंगे आजादी का दौर था। इंदिरा के जन्म के 3 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से जुड़े और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। स्वराज भवन क्रांतिकारियों का ठिकाना बन गया। आए दिन पंडित नेहरू को अंग्रेजी हुकूमत जेल में ठूंस देती थी। घर में बचती थीं बीमार कमला नेहरू और बेटी इंदिरा। बचपन से ही जैसे दर्द का रिश्ता बन गया। इंदिरा की फुफेरी बहन नयनतारा सहगल ने अपनी किताब इंदिरा गांधी ट्रिस्ट विद पावर में इसका जिक्र किया है। बचपन से ही राजनीति उनकी जिंदगी पर हावी थी। घर की इकलौती बेटी थी, उन्हें सबका प्यार मिलता था। इसके बावजूद उनका बचपन बेहद तन्हा था। उस घर में जहां मां हमेशा बीमार रहती थी। पिता नेहरू का पूरे देश में बड़ा नाम था। लोगों की नजरों में उनका बहुत मान था, लेकिन मां की बीमारी के संकट में वो अक्सर घर से गायब रहते थे। पिता के मिशन आजादी का असर बेटी पर भी पड़ा। आम बच्चों की तरह खेल खिलौनों से नहीं खेला, बच्चों की वानर सेना बना ली जो क्रांतिकारियों की मदद करती थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को चिंता थी अपनी बेटी की पढ़ाई की। इंदिरा को पंडित नेहरू ने पूना के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। 3 साल बाद 1934 में इंदिरा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़ने चली गई और टीबी से जिंदगी की जंग लड़ रही कमला नेहरू को जवाहरलाल स्विट्जरलैंड ले गए। अट्ठाईस फरवरी 1936 को कमला नेहरू जिंदगी की जंग हार गईं। इंदिरा आखिरी वक्त में मां की सूरत तक नहीं देख पाई। इंदिरा रेगिस्तान में पड़ी मछली की तरह छटपटाती रही, लेकिन जिंदगी के इन्हीं अनुभवों ने उन्हें मजबूत भी बनाया। 1937 में इंदिरा आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड के समरविले कॉलेज चली गईं। पिता और बेटी की बातचीत अब चिट्ठियों के जरिए होने लगी। पिता की चिट्ठियों से न सिर्फ इंदिरा ने भारत के बारे में बहुत कुछ जाना, बल्कि इन चिट्ठियों ने तन से दुबली पतली इंदिरा को भीतर से इस्पात की तरह मजबूत बनाया। 1941 में इंदिरा ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई खत्म करके हिंदुस्तान लौट आईं। बेटी के साथ आ जाने से नेहरू खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन इंदिरा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर नेहरू के होश फाख्ता हो गए। जिस युवा पारसी क्रांतिकारी फिरोज गांधी ने कमला नेहरू की सेवा की थी, जो फिरोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई छोड़कर आजादी की जंग में कूद पड़े थे, इंदिरा ने उन्हीं फिरोज गांधी से शादी करने की ठान ली थी। इंदिरा और फिरोज का ये प्यार लंदन में परवान चढ़ा था। फिरोज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नेहरू से इंदिरा का हाथ मांगे, लिहाजा इंदिरा ने पिता से बात की। इंदिरा के इरादे पर नेहरू भड़क गए। फिर जो उन्होंने आके नेहरू को कहा कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, तो काफी हंगामा देश में हो गया। देश में क्योंकि ये तो ब्राह्मण और वहाँ पारसी। बहुत समझाने पर उन्होंने कहा अगर महात्मा गांधी राजी हो जाएं तो उन्हें एतराज नहीं होगा। इंदिरा ने इस शादी के लिए महात्मा गांधी से भी बात की। गांधी जी पहले तो बिल्कुल राजी नहीं हुए, लेकिन बहुत समझाने पर मान गए। और वो चाहते थे कि इतनी जल्दी वो नहीं तय कर लें कि फिरोज से शादी करनी है, पर गांधी जी ने भी यही बताया उनको, पर वो नहीं ठहरना चाह रही थी। आखिरकार 26 मार्च 1942 को इंदिरा और फिरोज की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए कश्मीर चले गए, लेकिन जब लौटे तो अंग्रेजी हुकूमत ने पति पत्नी को गिरफ्तार करके नैनी जेल में डाल दिया। 13 महीने तक इंदिरा और फिरोज जेल में रहे। 20 अगस्त 1944 को इंदिरा का परिवार बड़ा हुआ। इस दिन राजीव गांधी का जन्म हुआ था। 2 साल बाद
14 दिसंबर 1946 को संजय के जन्म के साथ ही परिवार पूरा हो गया। पंडित नेहरू के लिए तो राजीव और संजय के रूप में जैसे दो खिलौने मिल गए। संजय थोड़े शरारती थे तो राजीव आम बच्चों से बिल्कुल अलग। बिल्कुल छोटा बेबी था तो महीने भर तो रात और दिन रोया, और इत्तेफाक से मैं अपनी बुआ के संग ठहरी थी तो उन लोगों ने देखभाल की, मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं जरूर घबराई कि अब इलाहाबाद वापस ले जाऊंगी, अगर इसी तरह से रोएगा तो क्या होगा। लेकिन उसने रेल में ही बंद कर दिया और उसके बाद जरा भी तंग नहीं किया। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ और आधी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का ऐलान किया। And now the time comes when we shall redeem our pledge. पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ वो अपना परिवार संभाल रही थी तो दूसरी तरफ पिता का भी उन्हें ख्याल रखना था। फिरोज गांधी लखनऊ में नेशनल हेराल्ड के मैनेजिंग एडिटर बन गए। इंदिरा भी लखनऊ आ गई। इंदिरा का दिल्ली आना जाना बना रहा। इसको लेकर इंदिरा और फिरोज के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी। शादी के बाद कुछ मुश्किलें शुरू हुई क्योंकि वो अलग रहते थे। अलग रहना पड़ा क्योंकि इंदिरा जी अपने पिताजी के साथ थी दिल्ली में। फिरोज गांधी उन दिनों में लखनऊ में थे, नेशनल हेराल्ड पर काम कर रहे थे, तो उसमें जरा टेंशन उठे। 1952 के लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू ने फिरोज गांधी को रायबरेली से टिकट दे दिया और फिरोज जीत भी गए। नेहरू चाहते थे कि फिरोज और इंदिरा उन्हीं के साथ रहें, लेकिन फिरोज बहुत स्वाभिमानी थे। वो घर जमाई बनने के लिए राजी नहीं थे। त्रिमूर्ति भवन में वो ज्यादा दिनों तक ठहरे नहीं। इंदिरा अब सक्रिय राजनीति में भी उतर चुकी थी। 1959 में वो पहली बार चुनाव लड़कर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इंदिरा के लिए ये अग्नि परीक्षा का दौर था। पति उनसे दूर जा चुके थे। अपनी ही पार्टी की सरकार को वो संसद में बार बार कटघरे में खड़ा कर दे रहे थे। घर के झगड़ों का असर बाहर भी दिखने लगा था। पति से रिश्ते सुधारने के लिए इंदिरा उन्हें लेकर कश्मीर गईं। जब पति पत्नी कश्मीर से लौटे तो लगा कि जिंदगी पटरी पर आ गई है, लेकिन इंदिरा की किस्मत में सब कुछ सही रहना कहाँ लिखा था। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को तीसरी बार दिल का दौरा पड़ा और सिर्फ 43 साल की उम्र में फिरोज का निधन हो गया। 41 साल की उम्र में इंदिरा का सुहाग उजड़ गया। इंदिरा के पास विलाप का वक्त नहीं था। अपने पिता और 2 बच्चों की जिम्मेदारी उन पर थी। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पिता के निधन ने इंदिरा को जैसे पत्थर बना दिया। वो गहरे सदमे में थी। नए नए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें समझाया और अपनी कैबिनेट में इंदिरा को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी में विरोध के बावजूद इंदिरा का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो पार्टी के नेता मोरारजी देसाई ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था, लेकिन इंदिरा ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने दिखा दिया कि वो किस मिट्टी की बनी है। कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उन्होंने समाजवादियों और वामपंथियों से समर्थन लेकर सरकार चलाई। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। जो बैंकिंग सेवाएं तब तक बड़े व्यापारियों और किसानों तक ही सीमित थीं, अब वो देश की आम जनता और आम किसानों तक पहुंचने लगी। इसी साल इंदिरा ने भूमिहीन और समाज के कमजोर वर्ग के लिए भूमि सुधार नीति बनाई। इंदिरा ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। नतीजा ये हुआ कि पहले जहां भारत को अमेरिका से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, वहीं भारत अब खाद्यान्न निर्यात करने लगा।
1971 के चुनावों में इंदिरा ने अपनी राजनीतिक हैसियत भी बढ़ाई। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1967 में कांग्रेस ने जहां सिर्फ 297 सीट जीती थी, वहीं 1971 में कांग्रेस आई ने 352 सीटों पर जीत दर्ज की। इंदिरा अब कामयाबी के शिखर पर थी। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की हद कर रखी थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जनभावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया था। इसके बाद शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आने लगे। पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ती जा रही थीं। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा कोलकाता में एक जनसभा कर रही थी। उसी दिन शाम को पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायुसेना पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बमबारी कर दी। इंदिरा ने ठान लिया कि पाक को सबक सिखाना है। भारतीय सेना ने पाक को करारा जवाब दिया। 16 दिसंबर को हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और इंदिरा की पहल पर बांग्लादेश नाम से नया देश बना, जिसके राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान। इंदिरा की इस जीत पर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार तक कह डाला। इंदिरा ने दुनिया को बता दिया कि कोई उन्हें कमजोर न समझे। अमेरिका को सबक सिखाते हुए इंदिरा ने रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इंदिरा भारत को एक नई महाशक्ति बनाने में लगी हुई थी। 18 मई 1974 को इंदिरा ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत की धमक दिखाई। सत्तर के दशक में कांग्रेस का मतलब इंदिरा हो गया था और इंदिरा के राज में सबसे ज्यादा जोर था उनके छोटे बेटे संजय गांधी का। हाशिए पर पड़ा विपक्ष लाचार था। कांग्रेस राज में बढ़ती अराजकता के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्रों को साथ लेकर एक नई जंग की शुरुआत कर दी थी। इसी बीच एक और बात इंदिरा के खिलाफ चली गई। हुआ यह था कि इंदिरा ने 1971 के चुनावों में राज नारायण को हराया था। राज नारायण ने इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज नारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा ने इस चुनाव में धांधली करवाई थी। 12 जून 1975 को हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करने का फैसला सुना दिया। इंदिरा पर सत्ता छोड़ने का चौतरफा दबाव पड़ा, लेकिन इंदिरा सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। विपक्ष का दबाव बढ़ा तो 25 जून 1975 को इंदिरा ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। विरोध में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया। देश भर में इंदिरा विरोधियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। संजय गांधी की मनमानियों की कोई सीमा नहीं थी। आरोप है कि उनके इशारे पर जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। आपातकाल करीब 2.5 साल तक चला। फिर 1977 में आम चुनाव हुए। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। इस चुनाव में जनता ने इंदिरा सरकार को नकार दिया। कांग्रेस की पूरी तरह हार हुई। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। लेकिन जो विपक्ष इंदिरा के खिलाफ एकजुट था, वो सत्ता पाने के बाद बिखर गया। 3 साल के भीतर ही जनता पार्टी का गुब्बारा फूट गया। विपक्ष तिनका तिनका बिखर गया। 1980 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने नारा दिया, इंदिरा लाओ देश बचाओ। नारा कामयाब रहा। इंदिरा को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस को 374 सीटों पर जीत मिली। इंदिरा का परचम एक बार फिर लहरा गया। इस बार इंदिरा बदली थी।
उन्होंने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। दिन रात वो अपने काम में जुटी रहती थी। थोड़ी सी फुर्सत मिलती तो अपने पोते राहुल और पोती प्रियंका के साथ बातें करती थी। इंदिरा ने एक हाथ में देश तो दूसरे हाथ से परिवार की बागडोर संभाल रखी थी, लेकिन नियति को इंदिरा का ये सुकून मंजूर नहीं था। 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। इंदिरा अकेली पड़ गई। जिस बेटे को वो अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहती थी, वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। बड़े बेटे राजीव को वो राजनीति से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब राजीव को वापस बुलाने के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 11 मई 1981 को राजीव गांधी ने कांग्रेस का सियासी झंडा थाम लिया और पूरी तरह राजनीति में आ गए। पायलट कैप की जगह गांधी टोपी ने ले ली और जिस्म पर राजीव के सियासत में आने का ऐलान करता कुर्ता पायजामा नजर आने लगा। राजीव ने संजय गांधी की सीट अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल कर दिया और उस वक्त कद्दावर नेता शरद यादव को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। राजीव ने संजय की कमी को पूरा करने की कोशिश की। मां इंदिरा को मजबूती से सहारा दिया, लेकिन वक्त ने 80 के दशक में गांधी परिवार के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। पूरा पंजाब अलगाव की आग में धधक रहा था। कभी इंदिरा गांधी का नजदीकी रहा जनरल सिंह भिंडरावाला पूरे पंजाब को आतंक के रास्ते पर धकेल चुका था। कत्ल गारत तो जैसे पंजाब का मुकद्दर ही बन चुका था। इंदिरा गांधी के सामने बड़ी चुनौती थी। ना चाहते हुए भी इंदिरा गांधी ने सेना की मदद लेना मुनासिब समझा और इस मुहिम को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। भिंडरावाला अपने समर्थकों के साथ पवित्र स्वर्ण मंदिर में डेरा डाले हुए था। 3 जून 1984 को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ डेरा डाल दिया और 5 जून को मंदिर के अंदर घुस गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से स्वर्ण मंदिर गूंज उठा। भिंडरावाला और उसके सभी समर्थक मारे गए, लेकिन इस घटना ने इंदिरा गांधी को तोड़कर रख दिया। पंजाब से उठी अलगाव की आग ठंडी नहीं हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इंदिरा गांधी की जान को खतरा बताया। सुरक्षा के मद्देनजर सिक्योरिटी के सिख गार्ड्स हटा लिए गए। इंदिरा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुई। इंदिरा की सुरक्षा में लगे सिख गार्ड्स फिर ड्यूटी पर लौट आए, लेकिन इंदिरा गांधी का मन कुछ बेचैन रहने लगा था। वो अपने भाषणों में अपनी मौत का जिक्र करने लगी थी। हमारी चिंता हम सबको करनी है और ये उत्तरदायित्व कोई मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इसमें गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी ने ये भाषण अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले भुवनेश्वर में दिया। किसे पता था इंदिरा अपनी मौत की भविष्यवाणी कर रही हैं। इस भाषण के अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी आर के धवन को कुछ खास निर्देश देकर आगे बढ़ गईं। बीबीसी का एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहा था। इंदिरा गांधी लॉन की तरफ बढ़ रही थीं, जहां उनके भरोसे के गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह बरार और कांस्टेबल सतवंत सिंह खड़े थे। इंदिरा गांधी या उनके साथ चल रहे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर रिवॉल्वर से गोली चला दी और सतवंत ने पूरी मशीन गन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। लहू लुहान इंदिरा जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही ये खबर लोगों को लगी, पूरे देश में हाहाकार मच गया। मौत के संदेशे को कौन टाल सकता है? तन से प्राण का पंछी उड़ चुका था। इंदिरा अनंत में समा गई।
लेकिन जो विरासत इंदिरा ने अपने पीछे छोड़ी वो सदियों तक लोगों को रास्ता दिखाती रहेगी, क्योंकि जिस्म के मर जाने से किरदार नहीं मरा करते।